मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई को हमेशा की तरह आप अच्छी तरह कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे। लास्ट वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा सर्कुलर मोशन का। उसमें हम लोगों ने बैंकिंग कंडीशन, एंगल ऑफ बैंकिंग, अर्थात मोड़ पर गाड़ी का जो स्पीड होती है, कार की जो स्पीड होती है, उसको हम लोगों ने फाइंड आउट किया। और उसी वीडियो में हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज स्टडी करी एंगल ऑफ बैंकिंग की। तो वीडियो आप लोग ध्यान से देखें। जो नए सब्सक्राइबर अभी हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, वो लोग सर्कुलर मोशन के लास्ट 4-5 जितने भी वीडियो अपलोड किए गए उन सबको अच्छी तरह तैयार करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। कोनिकल पेंडुलम का वीडियो जो इससे पहले अपलोड किया गया उसको भी तैयार करें। उसमें कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, देखा होगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कराया था कॉन्सेप्ट, जिसमें किसी कोन को अगर उल्टा रख दिया जाए और उसमें किसी कॉइन या किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जाए तो बिना नीचे गिरे उसकी स्पीड क्या होगी। ये सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह देखें, उनके नोट्स बनाएं और आप उनको तैयार करें, जिससे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में या जो बच्चे 11th के हैं उनको अपने क्लास के जो एग्ज़ाम्स होंगे, स्कूल एग्ज़ाम, उनमें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है। सबको समझ में आ गई सारी बातें। आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो अपनी नोटबुक निकाल के तैयार कर लें। आज का टॉपिक बच्चों सर्कुलर मोशन का जो वीडियो है उसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्टिकल सर्कल। कौन सा? वर्टिकल सर्कल, अर्थात ऊर्ध्वाधर वृत्त। वर्टिकल सर्कल तो सबको पता होगा। दो प्रकार के सर्कल होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हो क्षैतिज वृत्त, और एक होता है वर्टिकल, इसको कहते हो ऊर्ध्वाधर वृत्त। ठीक। तो कौन कौन से सर्कल होते हैं? एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल और एक कौन सा? वर्टिकल सर्कल। दोनों में डिफरेंस पता है? जिन बच्चों को ना पता हो वो लोग ध्यान से समझ लें। अगर किसी भी पार्टिकल को, अर्थात किसी भी कण को ऊर्ध्व वृत्त में घुमाया जाए, रोटेट्स इन द वर्टिकल सर्कल, माने ऊर्ध्वाधर, ऐसे ऐसे घुमाया जाए। ठीक है ना। इस प्रकार, जैसे आपने दीवार वाले पंखे देखे होंगे, दीवार वाले जो फैन होते हैं उनको इस प्रकार दीवार में फिक्स कर दिया जाता है और वो इस प्रकार घूमते हैं। तो ये वर्टिकल सर्कल का एग्जाम्पल है। ठीक। जैसे आप किसी भी पत्थर को डोरी में बांध लो और उसको आप इस प्रकार घुमाओ। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल सर्कल। चूंकि ये वर्टिकल प्लेन में आपने घुमाया, लेकिन अगर आप उसी को हॉरिजॉन्टल पाथ में घुमाओ, क्षैतिज में, तो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल सर्कल। जैसे सीलिंग फैन होते हैं, देखा होगा आपके घरों में, जिस कमरे में आप बैठे हो, या फिर आपके घरों में देखा होगा छत में जो पंखे टंगे रहते हैं, ठीक है, वो इस प्रकार उनके ब्लेड ऐसे ऐसे घूमते हैं। तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल पाथ, अर्थात क्षैतिज वृत्त। और अगर हमको उसी को ऊर्ध्वाधर वृत्त में हम किसी भी पार्टिकल को घुमाएं तो वो क्या कहलाएगा? वर्टिकल। तो दो प्रकार के सर्कल होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल और एक वर्टिकल सर्कल। ठीक है। जैसे कोनिकल पेंडुलम था, कोनिकल पेंडुलम, उसमें यहां उसको पाइवोट किया गया था और इस प्रकार उसको हम लोग घुमा रहे थे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये क्षैतिज वृत्त का उदाहरण है। ठीक है। और जब अगर हम लोग बात करें वर्टिकल सर्कल की, तो वर्टिकल सर्कल इस प्रकार का, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा सर्कल? वर्टिकल। इसमें किसी भी पार्टिकल को इस प्रकार अगर हम लोग घुमाएं, ये डोरी है, इसकी लंबाई है l, ये कोई भी एक पार्टिकल जिसका मास m, सेंटर c, अगर इस प्रकार उसको हम लोग रोटेट करें तो ये कौन सा सर्कल कहलाएगा? वर्टिकल। तो इसका तो एग्जाम्पल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कोनिकल पेंडुलम, बड़ा इंपॉर्टेंट था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिस वृत्त की, उसका नाम है ऊर्ध्वाधर वृत्त, अर्थात इसी को बोलते हो वर्टिकल सर्कल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो रहा है? मोशन ऑफ द पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कल। सब लोग अपनी नोटबुक में लिख लें, मोशन ऑफ द पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कल। टॉपिक का नाम लिख लिया, मोशन ऑफ द पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कल। ऊर्ध्वाधर वृत्त में
कण की गति, ठीक है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में कण की गति। जैसे बच्चों हमारे पास एक वर्टिकल सर्कल है, कोई भी एक पार्टिकल इस ऊर्ध्ववृत्त में अर्थात वर्टिकल सर्कल में v स्पीड से घूमता है। दिस इज द पोजीशन ए, दिस इज द पोजीशन बी। ए को बोला जाता है हाईएस्ट पॉइंट, बी को कहते हो लोवेस्ट पॉइंट। ध्यान से सभी लोग समझिएगा, वृत्तीय पथ का उच्चतम बिंदु कैपिटल ए और वृत्तीय पथ का निम्नतम बिंदु बी, ठीक है ना। और कोई भी एक पोजीशन हम लोगों ने पार्टिकल की लेट कर ली P। ये मास का पार्टिकल है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस प्रकार ये चक्कर लगा रहा है और इसको L लंबाई की डोरी से बांधा गया है। ठीक, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक कोई पार्टिकल है जिसको L लंबाई की डोरी से बांधकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया गया है। ए पर जो पार्टिकल की स्पीड है वो है va, बी पर जो उसकी स्पीड है वो है vb और पी पर उसकी स्पीड है v। और किसी समय पर जो डोरी है स्ट्रिंग, ये पॉइंट C के साथ थीटा एंगल बनाती है। ठीक, इतना फिगर सबको समझ में आ गया। अब बच्चों जिस समय पार्टिकल पॉइंट P पर है, जिस समय पार्टिकल वर्टिकल सर्कल के पॉइंट P पर है, ठीक, यहां VB लिख दें, दिस इज द VB। अब समझिएगा, जिस समय पार्टिकल पॉइंट P पर है उस समय बॉडी का वेट है mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सभी लोग जानते हो हर एक वस्तु का एक भार होता है, तो ये जो m मास का पार्टिकल, इसका भी वेट होगा और ये वेट क्या होगा mg, जिसकी डायरेक्शन क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड। साथ में डोरी का टेंशन फोर्स होगा कैपिटल T। और सभी लोग जानते हो तनाव बल की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। वृत्त के केंद्र की ओर हमेशा तनाव बल होता है। क्लियर। अब हम लोगों ने mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, कई बार मैं बता चुका हूं इसको ज्योमेट्री में। तो ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। कौन सा? mg cos थीटा। mg cos थीटा जो कंपोनेंट है वो कैपिटल T के अपोजिट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? कैपिटल T के अपोजिट डायरेक्शन में है। कौन सा कंपोनेंट? mg cos थीटा। ठीक। और अगला जो इसका कंपोनेंट है वो होगा mg sin थीटा। तो mg को कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया? दो, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। दो अलग अलग कंपोनेंट हो गए, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। तो अगर आप पॉइंट P को ध्यान से देखें तो पॉइंट P पर डोरी का जो तनाव बल है, दिस इज द पॉइंट P, अलग से देख लो, ये कैपिटल T टेंशन फोर्स और ये कंपोनेंट बाहर की ओर mg cos थीटा। ये दोनों कंपोनेंट, एक कैपिटल T और एक mg cos थीटा, ये दोनों फोर्सेस पॉइंट P पर अपोजिट इन डायरेक्शन हैं, लेकिन एक ही एक्शन लाइन पर हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूं, अभी ज़्यादा रोटेट नहीं कर रहे, जेई एडवांस लेवल पे नहीं जा रहे अभी हम, और प्रयास ये कर रहे हैं कि अभी बेसिक तरीके से पहले आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दें, फिर अच्छी अच्छी प्रॉब्लम कुछ हम लोग वर्टिकल सर्कल की लगाएंगे तो आप ट्रेंड हो जाओगे। पहले इन चीज़ों को आप ध्यान से समझ लो। तो T और mg cos थीटा दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन में हैं, इसलिए हम लोग यहां पर निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स। तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल एट P, और ये हुआ T माइनस mg cos थीटा।
ठीक, वेक्टर प्रॉपर्टी सभी लोगों को पता है, दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट इन डायरेक्शन हो तो उनका नेट निकालने में माइनस किया जाता है। अब बच्चों ध्यान से समझो, अगर mg cos थीटा t से बड़ा होता तो हम लोग लिखते mg cos थीटा माइनस t, लेकिन तब क्या वृत्तीय गति संभव थी? अगर mg cos थीटा t से बड़ा होता तो क्या सर्कुलर मोशन पॉसिबल था? सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं था। बॉडी कहां चली जाती? बाहर की ओर, मींस मूव्स आउटवर्ड। लेकिन यहां पर क्या है, कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है? t। किससे? mg cos थीटा से। इसलिए किससे किसको माइनस करोगे? t से mg cos थीटा को। तो आपने क्या लिखा? t माइनस mg cos थीटा। और इन दोनों बलों का जो परिणामी है वही आपको क्या देगा? अभिकेंद्र बल, मींस सेंट्रीपिटल फोर्स। तो t mg cos थीटा से बड़ा है, इसीलिए तो पार्टिकल डोरी से बंधा है। मेरी बात को समझने का प्रयास करें, पार्टिकल डोरी से बंधा है कि नहीं बंधा? बंधा हुआ है, बाहर तो नहीं भाग रहा। और जब पार्टिकल डोरी से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग से टाइड है, स्ट्रिंग से सपोर्टेड है, इसका मतलब जो स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स है कैपिटल टी, वो ज्यादा होगा mg cos थीटा से, तभी तो पार्टिकल स्ट्रिंग से टाइट है, सपोर्ट है, अर्थात बंधा हुआ है। इसलिए कभी ये मत सोचा करो कि कैसे माइनस कर दिया, जो बड़ा है उससे दूसरे को माइनस करोगे। तो t से किसको माइनस कर दिया? mg cos थीटा को। तो t माइनस mg cos थीटा। व्हाई? बिकॉज t इज ग्रेटर देन mg cos थीटा। अगर डोरी टूट जाए, कहीं पर ऐसा कोई सेंटेंस लिखा हो किसी प्रॉब्लम में, कहीं किसी बुक में आपने पढ़ा हो, या आपको सुनने को मिले कि डोरी अचानक टूट जाती है, स्ट्रिंग विल बी ब्रेक सडन, तब हम लोग बोलेंगे कि mg cos थीटा किससे ज्यादा हो गया? t से। लेकिन अभी स्ट्रिंग ब्रेक नहीं है, हम लोग आइडियल केस ले रहे हैं, स्ट्रिंग में पार्टिकल बंधा है और वर्टिकल सर्कल में वो घूम भी रहा है, इसलिए t किससे बड़ा है? mg cos थीटा से। तो आप क्या लिखोगे? t माइनस mg cos थीटा। और t की डायरेक्शन किधर है? सेंटर की ओर। और सर्कुलर में सेंटर की ओर लगने वाला नेट फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको अभिकेंद्र बल के नाम से जानते हो। इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वही इस पार्टिकल को क्या देगा? बोलो, वही इस पार्टिकल को क्या देगा? जल्दी बोलिए। वही इस पार्टिकल को देगा mv स्क्वायर अपॉन r। लेकिन r की जगह क्या रखोगे? l। ये जो डोरी की लंबाई, यही वृत्त की त्रिज्या। सो वी कैन रिटन दिस mv स्क्वायर बाई l। ये फार्मूला सबको समझ में आ गया? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी से भी आप इसको पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें भी ये दिया गया है, वर्टिकल सर्कल। बच्चों ये t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l। अगर यहां से हम लोग t की वैल्यू को निकालें तो t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l प्लस mg cos थीटा। दिस इज द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कल। ऊर्ध्वाधर वृत्त में डोरी का टेंशन फोर्स और पार्टिकल के कंपोनेंट का, पार्टिकल का mg cos थीटा कंपोनेंट, इनका जो परिणामी होता है, इनका जो रिजल्टेंट होता है, वही पार्टिकल को घूमने के लिए क्या देता है? अभिकेंद्र बल mv स्क्वायर बाई r। लेकिन यहां पर r की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? l। नोट कर लीजिए कॉपी में। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ t एंड mg cos थीटा प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई l। क्लियर? t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l। नोट कर लिया सभी लोगों ने? अब देखो फिगर को, इधर पे हम आ जाएं। अब आप देखो फिगर को, जब पार्टिकल पॉइंट P पर है तो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l। और ये एंगल देखो थीटा है, इसको कोणीय विस्थापन भी कह सकते हो ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो, ठीक। अब जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा, घुमा, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा एक ही तरफ, वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ जल्दी से, बोलो। पार्टिकल P से A पर गया, जू ऐसे गया, जू 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 ऐसे कर रहा है। जब पार्टिकल P से A पर गया तो थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्लियर? स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। स्पीड डिक्रीजेस। वाई?
वाई पार्टिकल ग्राउंड से ऊपर जा रहा है ना, पार्टिकल ग्राउंड से ऊपर जा रहा है। अरे इसको ग्राउंड अगर यहां लेट कर लो तो अगर पार्टिकल यहां पर है तो हाइट इतनी होगी, यहां पर है तो हाइट इतनी होगी, यहां पर है तो हाइट और ज्यादा, यहां पर है तो हाइट बहुत ज्यादा, एच बढ़ रहा है। और एच जितना ज्यादा बढ़ेगा, हाइट जितना ज्यादा बढ़ेगी ग्राउंड से, उतना ज्यादा mgh बढ़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। साइंस के स्टूडेंट हो, U बराबर mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे mgh बढ़ेगा, mgh बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की ओर जाएगा वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी घटेगी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बच्चों क्या होता है, K इज इक्वल टू हाफ mv²। अरे यार काइनेटिक एनर्जी घटेगी, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड भी क्या होगी, घटेगी, डिक्रीज होगी। तो काहे कंफ्यूज हो जाते हो, वही तो मैं बता रहा हूं। जैसे जैसे पार्टिकल P से A की ओर जाएगा वैसे वैसे थीटा तो बढ़ेगा लेकिन V घटेगा। समझ गए ना V क्यों घटेगा? अब ना बोल देना सर V बढ़ेगा, गंदी बात है बालक। तो जब ये यहां से यहां जाएगा तो थीटा बढ़ेगा लेकिन V कम होगा। क्यों कम होगा बताया, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी क्यों होगी, क्यों कम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यार बार बार वही बात कहलाते हो हैं। तो एक बात तुमको पता चल गई, P से A पर आने पर थीटा बढ़ेगा, V घटेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी घटेगी, गतिज ऊर्जा घट रही है। और बताओ जब थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा, थीटा का मान बढ़ने पर कॉस थीटा का मान, बोलो 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 कुछ तो बोलो, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस थीटा अरे डिक्रीज होगा। भूल जाते हो, बायो वाले भूलें तो थोड़ी बहुत समझ में आती है बात, मैथ वाले भी भूल जाते हो हैं। थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा कॉस में वैल्यू उतनी कम, कॉस थीटा डिक्रीज होगा। आ जाओ इधर, as particle goes from point P to A, then theta increases, लिख लो कॉपी में कहीं, but cos theta decreases, and when cos theta decreases then mg cos theta decreases। और जब mg cos थीटा डिक्रीज करेगा तो टेंशन फोर्स कम होगा, डोरी का तनाव बल भी घटेगा। देन टेंशन फोर्स ऑफ स्ट्रिंग, डोरी का तनाव बल कैपिटल T आल्सो डिक्रीजेस। ये एरो तो समझ जाते हो ना, नीचे की ओर एरो लगे तो कम होना है, ऊपर की ओर एरो लगे तो बढ़ना है। अब कहते दाएं बाएं लगे तो क्या होना है, कुछ नहीं होना है। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो सबको क्लियर? बेटा ये समझना बहुत जरूरी है, कतई रट्टाफिकेशन मत लगाना। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो भी फिजिक्स की, रटे तो तुम गए, मत रटना। मेरी बात को ध्यान रखना, रटना नहीं, समझने का प्रयास करो। तो जैसे जैसे पार्टिकल P से A की ओर जाएगा तो क्या क्या बदलाव हुए, बोलो क्या क्या बदलाव हुए, बोलो बोलो क्या क्या बदलाव हुए, इंपॉर्टेंट बताओ क्या क्या बदलाव हुए। थीटा बढ़ेगा, बिल्कुल सही। स्पीड घटेगी, बिल्कुल सही। काइनेटिक एनर्जी घटेगी, बिल्कुल सही। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और भी ज़्यादा सही। कॉस थीटा घटेगा, और भी ज़्यादा सही। डोरी का तनाव बल घटेगा, और भी ज़्यादा सही। बस ये सारी बातें आप ना भूलना, ऑब्जेक्टिव कोई आए तो पहचान जाओ। यार समझदार बच्चे हो, होशियार हो। क्लियर हो गया? सॉरी बच्चों, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था इस वजह से। चलो खैर, होता रहता है ये। सबको बात समझ में आ गई? नोट करते जाओ कॉपी में। जैसे जैसे वस्तु बिंदु P से बिंदु A तक आती है, हिंदी माध्यम वालों, as particle goes from point P to point A, वैसे वैसे निम्न परिवर्तन होंगे। फॉलोइंग चेंजेस अकर्स, थीटा इंक्रीजेस, V डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी increases, cos theta decreases, and tension force of the string also decreases। डोरी का तनाव बल घटेगा।
डोरी का तनाव बल घटेगा, डोरी का तनाव बल घटेगा। सबको समझ में आ गया? बोलो भैया, बात क्लियर हो गई क्या? नोट कर लिया सब लोगों ने? बहुत अच्छी बात, बड़ी खूबसूरत ढंग से बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, पक्की बात तुम समझ लो। जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डिफेंस वालों तुम लोग भी ध्यान रखो, डायरेक्ट कम रटा करो, चीजों को समझा ज्यादा करो। रब कर दें? बोलो। चलिए, बहुत अच्छी बात, बच्चे कह रहे हैं रब कर दें। बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे YouTube चैनल की फैमिली के बच्चे, बहुत प्यारे हैं। पूरा वीडियो बच्चों ध्यान से देखा करो, समझा करो। ऊपर तक रब कर दें क्या? स्पेस की ज़रूरत है, छोटा बोल्ड है हमारा, इतने में ही काम चलाना पड़ता है हमको। अब अगर हम लोग बच्चों बात करें पॉइंट ए की, पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, समझो समझो क्या अभी आपने बोला? अच्छा, क्या एक क्वेश्चन थी हमारे पास, T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई एल। एल तो समझ गया ना, होता है तो mv स्क्वायर बाई आर, लेकिन आर की जगह डोरी की लंबाई यहां हमने ली है, क्योंकि वही तो रेडियस है। क्यों? बहुत ज़्यादा गर्मी है, मन लगा के पढ़ाई करें। इस समय जिस समय वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, पता चला तुम सर्दियों में वीडियो देखोगे तो सर कह रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्लियर? तो यहां पर हमने आपको ये बताया कि T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई एल। अच्छा, आपने क्या पढ़ा? जैसे जैसे पार्टिकल, ध्यान दो, अगेन कंसंट्रेट, जैसे जैसे पार्टिकल P से A की ओर जाएगा वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा, लेकिन cos थीटा कम होगा, तो टेंशन फोर्स भी कम होगा। अब हम लोगों ने पॉइंट ए पर टेंशन को माना TA, टेंशन एट पॉइंट ए, TA, डोरी का तनाव बल TA इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mva स्क्वायर बाई एल। ए पर रफ्तार कितनी? va, ए पर डोरी का तनाव बल कितना? TA। और जरा देखो, जब ये घूम के यहां पे आ गया, जब ये घूम के यहां पर आ गया, ऐसे ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जब ये घूम के यहां से यहां पर आ गया तो ये एंगल कितना हुआ? 180। तो थीटा की जगह क्या रखोगे? 180 अंश डायरेक्ट रख दें क्या? cos 180, बोलो जल्दी से, mv स्क्वायर बाई एल माइनस 1 माइनस mg। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? जैसे जैसे पार्टिकल P से A पर जाएगा वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा, और थीटा बराबर क्या होगा? 180 अंश, और थीटा बराबर 180, तो cos 180 माइनस 1। सबको समझ में आ रहा है क्या? कैमरे के फ्रेम से हम बाहर चले जाते हैं, ज़्यादा किनारे जाने पर कंफ्यूज ना होना, सर कहीं चले जाते हैं, यहीं रहते हैं। तो यहां पर ये हुआ mv A स्क्वायर बाई एल माइनस mg, ये हुआ बिंदु A पर तनाव। अब आप एक बात समझो, जैसे जैसे V कम होगा वैसे वैसे तनाव बल भी कम हो रहा है, यानी V भी डिक्रीज हो रहा, टेंशन फोर्स भी डिक्रीज हो रहा। बोलो, V भी कम हो रहा और टेंशन फोर्स भी कम हो रहा। V कितना कम हो सकता है? बोलो, कम होते होते कितना कम हो सकता है? क्या V जीरो हो सकता है? ना, V जीरो तो वर्टिकल सर्कल होगा ही कहां। देखो इधर, ऐसे करके ऐसे पार्टिकल घूम रहा है, ध्यान देना। अब जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है, देखना, तो उसकी रफ्तार कम हो रही, ऊपर से नीचे बढ़ रही, फिर कम हो रही, फिर बढ़ रही, फिर कम हो रही, फिर बढ़ रही। तो जब ये यहां से यहां ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्पीड कम तो हो रही है, लेकिन जीरो नहीं है। लेकिन अगर V अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाए तो टेंशन फोर्स जीरो हो सकता है, टेंशन फोर्स जीरो हो सकता है। लेट व्हेन VA इज इक्वल टू VC, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक चाल।
या क्रांतिक वेग, ध्यान रखिएगा, va इज इक्वल टू वीसी, अभी स्पीड लिखते हैं, काहे को वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, देन TA इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। पूरा जीरो तो नहीं हो सकता, पूरा जीरो तो वर्टिकल सर्कल पॉसिबल ही नहीं है। अरे आइडिया लगाओ, अगर डोरी का तनाव 0 हो गया तो क्या पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा? नहीं घूमेगा, गिर करके हाथों में लगेगा और आप पार्टिकल को डोरी से घुमा नहीं सकते हो। वेलोसिटी की एक मिनिमम वैल्यू पर, वेलोसिटी की एक मिनिमम वैल्यू पर टेंशन फोर्स क्या होगा? नियर बाई 0, नियरली 0 होगा, पूरी तरह 0 नहीं होगा। और वेलोसिटी या स्पीड की वो मिनिमम वैल्यू ही क्या कहलाती है? क्रिटिकल स्पीड, या उसी को बोलते हो क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर वेक्टर लोगे तो वेलोसिटी, विदाउट वेक्टर तो स्पीड, इसमें कंफ्यूज ना होना, इसको क्रांतिक चाल या क्रांतिक वेग के नाम से जाना जाता है। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को तैयार कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रिटिकल स्पीड के नाम से जाना जाता है। इस वैल्यू को अगर हम लोग यहां पर रख दें तो TA क्या होगा? 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, TA क्या होगा? 0 और mva² माइनस mg, देयरफॉर mva² इज इक्वल टू mg, m से m कैंसिल, va इज इक्वल टू आ गया √gl। अब चूंकि va किसके इक्वल है? vc के, देयरफॉर va इज इक्वल टू vc इज इक्वल टू √gl। बात सबको समझ में आ गई क्या? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ए। तो बिंदु ए पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रिटिकल स्पीड, और उसका फार्मूला क्या होगा? √gl होगा। L क्या है? डोरी की लंबाई, G सब लोग जानते हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ऐसा कब होगा? जब डोरी के तनाव को मिनिमम से मिनिमम 0 तक हम लोग ले जाएं। लेकिन ये आइडियल कंडीशन है, डोरी का तनाव कभी भी 0 नहीं होगा। अगर डोरी का तनाव 0 हो गया पूरी तरह तो वर्टिकल सर्कल पॉसिबल नहीं है, तो बिल्कुल निग्लेजिबल। तो निग्लेजिबल को ही हम लोगों ने क्या कर लिया? 0। तो VA इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू √gl। बात आपको समझ में आ गई क्या? तो क्या होती क्रिटिकल वेलोसिटी? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट। नोट कर लो इसको कहीं, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्कल, ऊर्ध्व वृत्त के उच्चतम बिंदु ए पर पिंड का वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। इट्स वेलोसिटी इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। और क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? VA इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू √gl। और ये इसकी शर्त क्या होती है? जब VA बराबर VC तो TA इज इक्वल टू 0, देन VA इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू GL। ये अप्रॉक्सीमेटली कहीं कहीं इसको लिख दिया जाता है। इसका यही एक कारण है क्योंकि पूरी तरह डोरी का टेंशन 0 नहीं होगा, कुछ समय के लिए, बहुत ही माइन्यूट सा टाइम, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट सा टाइम ऐसा लगेगा। जैसे ही ये पार्टिकल यहां से पास होगा तो ठीक इस पॉइंट पर बहुत स्मॉलर टाइम के लिए TA को 0 माना जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि वो पोजीशन होती है जहां पर डोरी बिल्कुल ढीली होने का प्रयास करती है। पूरी तरह तो ढीली नहीं होती लेकिन होने का प्रयास करती है, इसीलिए हम लोग उसको आइडियल केस कहते हैं, आदर्श दशा। तो आइडियल केस में VA इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू √gl और TA इज इक्वल टू क्या होता है? 0। क्लियर हो गया बच्चों? नोट कर लें इसको, आप लोग नोट कर लिया? रब कर दें तो तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल सर्कल के हाईएस्ट पॉइंट पर वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पर डोरी का तनाव बल, टेंशन फोर्स 0 होने लगता है या 0 हो जाता है, उसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। उसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। नोट कर लें इसको सब लोग। The velocity at highest point of vertical circle at which T is equal to 0 is known as T is equal to 0 is known as critical velocity।
क्लियर? इसे क्रांतिक वेग कहते हैं। ऊर्ध्ववृत्त के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वह वेग जिस वेग पर डोरी का तनाव बल 0 हो जाए उसे क्रांतिक वेग कहते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी मैक्सिमम है कि मिनिमम? इट इज द मिनिमम वेलोसिटी। इससे कम वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। इस बात को याद कर लेना। इफ v इज लेस देन vc देन सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। वृत्तीय गति संभव नहीं है। एंड इफ v इज इक्वल टू vc देन सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल। वृत्तीय गति संभव है। ठीक? और v इज इक्वल ग्रेटर देन vc देन आल्सो सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल। तो भी वृत्तीय गति संभव है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पिंड का वेग इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हुई तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। बॉडी नीचे गिर जाएगी, डोरी स्लैग कर जाएगी, डोरी ढीली हो जाएगी और बॉडी नीचे की ओर गिर जाएगी। ठीक है, नोट कर लिया इन सारी चीजों को। तो कब डोरी स्लैग कर जाएगी? स्ट्रिंग विल बी स्लैग्ड व्हेन v की वैल्यू किससे कम हो? vc से कम हो। तो स्ट्रिंग क्या कर जाएगी बच्चों? स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी। रब कर दें इसको। चलिए, तो क्रांतिक वेग सबको समझ में आ गया। क्रांतिक वेग vc होता है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी vc से कम है तो डोरी स्लैग कर जाएगी, अर्थात ढीली हो जाएगी और सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्रांतिक वेग, अरे क्या बात है सर, हिंदी में भी लिख दिया, vc। ठीक? क्रिटिकल वेलोसिटी एक न्यूनतम वेग है बेटा, लिख लेते हैं हम, देखो राइटिंग में है ना। क्रिटिकल वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी, कंफ्यूज ना होना। वेलोसिटी में चूंकि डायरेक्शन भी होती है इसलिए बार वेलोसिटी बोल रहे हैं। अगर विदाउट डायरेक्शन की बात करोगे तो क्रांतिक स्पीड भी, मतलब सॉरी क्रांतिक चाल भी कह सकते हो। क्रिटिकल स्पीड कोई गलत नहीं है, आप जैसे समझ पाओ। ठीक है, तो ये फिलहाल लेकिन ध्यान रखना, चूंकि डायरेक्शन है, वेलोसिटी देखो टेंजेंशियल ही हर बार, इसलिए यहां पर हमने वेलोसिटी लिख दिया। तो vc इज द मिनिमम वेलोसिटी। vc मिनिमम अंडर रूट gl। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला अपनी मेमोरी में फिक्स कर लो। और डोरी का टेंशन फोर्स Ta इज इक्वल टू 0, इसको भी अपनी मेमोरी में फिक्स कर लो। क्लियर हो गया? नोट कर लो आप लोग इसको। नोट कर लिया बच्चों? रब कर दें इसको। तो आपने पॉइंट ए की एनालिसिस कर ली कि पॉइंट ए पर क्या क्या होगा। पॉइंट ए पर स्पीड पता चल गई, पॉइंट ए पर डोरी का टेंशन फोर्स भी पता चल गया। और ये एक आइडियल कंडीशन है, पूरी तरह डोरी का टेंशन 0 नहीं होगा, इस बात को आप याद रखना। अब हम लोग जनरल एक्सप्रेशन की बात करें कि ये v कितना होगा। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ v एंड t। v और t का जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? अच्छा ये बताओ, पहले पार्टिकल कहां पर है या पहले बॉडी कहां पर है? पॉइंट P पर। पहले बॉडी कहां पर है? पॉइंट P पर। ये देखो, फिर वो कहां जा रही है? A पर। अगर आप P से A की एनालिसिस करो, ठीक, चलो करो। अगर आप P से A की एनालिसिस करो, इसको हटा दें, कोई काम नहीं है। अगर आप, ये थीटा है, अगर आप P से A की एनालिसिस करो तो आपने क्या पढ़ा था? P से A पर जाने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। देखो, जैसे जैसे पार्टिकल P से A की ओर जाता है वैसे वैसे उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होगी। क्यों होगी? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी हो रही है।
स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। अभी मैंने आपको पीछे बताने का प्रयास किया कि अगर आप ये ग्राउंड से हाइट देखो तो जब पार्टिकल यहाँ पर है तो हाइट इतनी है, जब यहाँ होगा तो हाइट बढ़ेगी, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो और हाइट बढ़ेगी। तो P से A पर जाने पर ऊंचाई बढ़ रही है ना, और हाइट बढ़ेगी तो mgh बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग पॉइंट P पर क्या निकालें, काइनेटिक एनर्जी, और A पर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो पहले हम लोग क्या निकालें, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम P टू A। चलो बताओ P पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर, बोलो सही है, हाफ mv स्क्वायर। और यहां पर कितनी होगी, बोलो माइनस हाफ mva स्क्वायर। बोलो ये बात आपको समझ में आ गई। कमी कैसे निकाली जाती है समझ गए ना, जहां ज्यादा है वहां से कम वाली को माइनस कर दिया। कहां ज्यादा है गतिज ऊर्जा, P पर, कहां कम हो रही है, A पर, ये A है ना, तो यहां पर हाफ mv स्क्वायर, यहां पर हाफ mva स्क्वायर, माइनस कर दिया। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब ये बताओ जब पार्टिकल पॉइंट P से, डायग्राम मैंने दोबारा फिर से बना दिया है साफ करके, ये पॉइंट P और पॉइंट A, जब पार्टिकल पॉइंट P से पॉइंट A की ओर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी ना। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, P से A तक इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो पहले P पर पोटेंशियल एनर्जी और फिर A पर पोटेंशियल एनर्जी। बताओ जब P पर पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो हमने P से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM, तो ये Cm कितना होगा बताओ, Cm होगा L cos थीटा, ये L ये थीटा, तो ये L cos थीटा और ये L है A से C तक। तो बोलो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हुआ ना, फ्रॉम P टू A, H कितना होगा, H होगा L प्लस L cos थीटा। देखो यहां से यहां तक अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो AM होगा, और AM किसके इक्वल है, AC प्लस CM, AC प्लस CM, तो L प्लस L cos थीटा। सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू mgh, लेकिन H की जगह L कॉमन ले लो, और यहां पर ये आ गया 1 प्लस cos थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये बात सबको समझ में आ गई, कैलकुलेशन करना। ये है डेल्टा के गतिज ऊर्जा में होने वाली कमी, ये है डेल्टा U स्थितिज ऊर्जा में होने वाला इंक्रीमेंट, कहां से कहां तक, P से A तक। और अब हम लोग जानते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण, और ऊर्जा संरक्षण से डेल्टा K डेल्टा U के इक्वल होगा। सो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mva स्क्वायर इज इक्वल टू mgl 1 प्लस कॉस थीटा। m ने m को मार दिया, तो यहां पर ये आया कितना, v स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, 2 को हम लोगों ने उधर भेज दिया, 2gl 1 प्लस कॉस थीटा। इतना तो आपको दिख रहा होगा। अब ऊपर वाला मुझको रफ करना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, जानते हो, हटा दें, नोट कर लिया ऊपर वाला, ये दोनों लाइनें हो गई। चलो इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हमको कैलकुलेशन करनी है। आप वीडियो को पॉज करके देख लें जहाँ पर आप लोग नोट ना कर पाए हो। और सभी लोग जानते हो VA होता है अंडर रूट GL, तो यहाँ पर ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस GL इज इक्वल टू 2GL, और ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। ये VA की जगह GL लग दिया है, अंडर रूट GL का होल ऑफ स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2GL प्लस GL, 3GL लिख दें क्या, स्टेप 2GL प्लस 2GL कॉस थीटा प्लस GL। तो बताओ v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 3GL प्लस 2GL कॉस थीटा, या v इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट, बोलो पूरे से क्या कॉमन ले लें, GL, तो ब्रैकेट में बच्चों क्या आया, 3 प्लस 2 cos थीटा। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन of velocity of the particle
एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पर पार्टिकल की वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू रूट GL अंडर रूट 3 + 2 cos थीटा। जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर 11th के एग्जाम में हैं, वो तो पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह तैयार कर लें विद डेरिवेशन। और जो बच्चे डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अगर इस नोट्स को तैयार करें तो वो डायरेक्ट बाद में फार्मूले को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू फार्मूला क्या आ गया? अंडर रूट 3 + 2 cos थीटा और GL। नोट कर लो सब लोग, ये आ गई जनरल एक्सप्रेशन ऑफ v। इसको बोलते हो v का सामान्य सूत्र। क्लियर? जल्दी से कर लें तो ताकि हम टीवी बता दें उसमें कैसे आपको करना है। आगे वेलोसिटी। अब टेंशन फोर्स निकालना आसान है। बताइए टेंशन फोर्स का फार्मूला क्या था? T इज इक्वल टू mv² L प्लस mg cos थीटा। T इज इक्वल टू mv² L प्लस mg cos थीटा। v की ये वैल्यू यहां पुटअप कर दो तो T इज इक्वल टू m/L और v², तो पूरा पूरा कितना आ जाएगा बताओ? GL 3 + 2 cos थीटा प्लस mg cos थीटा। सबको समझ में आ गया? यहां पर L से L कैंसिल, तो T इज इक्वल टू आ गया mg, अंदर मल्टीप्लाई करा दें 3mg प्लस कितना होगा बोलो? 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा। mg cos थीटा, 2mg cos थीटा, 3mg cos थीटा, पूरे से 3mg बाहर, ब्रैकेट में आ गया कितना? 1 + cos थीटा। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। इसे डोरी में हम लोग तनाव बल कहते हैं। सबको क्लियर हो गया? बोले भाई। तो क्या फार्मूला हम लोगों ने निकाल लिया? स्पीड ऑफ पार्टिकल का फार्मूला v इज इक्वल टू रूट GL 3 + 2 cos थीटा। पॉइंट P पर स्पीड इतनी होगी। पॉइंट P छोड़ो, अगर A और B हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट को छोड़ दें तो कहीं पर भी अगर आपको स्पीड का फार्मूला लिखना हो या वेलोसिटी का फार्मूला लिखना हो तो आप लोग क्या लिखोगे? v इज इक्वल टू अंडर रूट GL 3 + 2 cos थीटा। और अगर आपको डोरी के तनाव बल का फार्मूला लिखना हो, टेंशन फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग, तो T इज इक्वल टू 3mg 1 + cos थीटा। क्लियर हो गया सभी को? तो ये सारी चीजें हैं, इनको आप लोग तैयार कर लें। वर्टिकल सर्किल में स्पीड एंड टेंशन फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको लर्न होना चाहिए। नोट कर लें सब लोग इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको जरूर तैयार कर लें बच्चों। नोट कर लिया बच्चों? क्या क्या हम लोगों ने निकाली? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। क्या था वेलोसिटी का फार्मूला? v इज इक्वल टू अंडर रूट GL 3 + 2 cos थीटा। ठीक है? और टेंशन फोर्स का फार्मूला T इज इक्वल टू 3mg और ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। बोलो समझ में आ गया? बस ये सामान्य सूत्र है, जनरल एक्सप्रेशन। अब अगर आप थीटा की वैल्यू बदल दो तो आपके सारे आंसर आ जाएंगे। जैसे देखो पॉइंट A की बात करूं, अगर पॉइंट A की बात करो तो थीटा कितना है? 180। थीटा कितना है? 180। थीटा अगर 180 रखो तो स्पीड आ जाएगी va इज इक्वल टू अंडर रूट GL 3 + 2 cos 180 और cos 180 -1 कितना आ गया? va इज इक्वल टू आ गया रूट GL। ये पॉइंट A पर वेलोसिटी आ गई, उच्चतम बिंदु हाईएस्ट पॉइंट A पर, अंडर रूट GL। ठीक? टेंशन फोर्स की अगर बात करो तो TA इज इक्वल टू 3mg ब्रैकेट में 1 + cos 180, cos 180 -1 ये कैंसिल, सो TA इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। आ गया वही फार्मूला जो भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। पॉइंट A पर वेलोसिटी आ गई, पॉइंट A पर डोरी का टेंशन फोर्स आ गया। ठीक? अब अगर पॉइंट B की बात करो, लोवेस्ट पॉइंट की,
एट पॉइंट बी, देखो फिगर में सब लोग, अगर पॉइंट बी की बात करो तो थीटा 0, जब थीटा 0 रखोगे तो बोलो वेलोसिटी कैसे आएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट GL 3 + 2 cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, 3 + 2 5, ये आ गया रूट 5 GL VB, तो VB आ गया अंडर रूट 5 GL। ठीक, पॉइंट बी पर वेलोसिटी कितनी होती है, रूट 5 GL। और अगर डोरी के टेंशन फोर्स की बात करो तो TB इज इक्वल टू 3 mg, ब्रैकेट में 1 + cos 0 की वैल्यू 1, 1 + 1 2, तो TB इज इक्वल टू आ गया 6 mg। डोरी का टेंशन फोर्स सबसे ज्यादा कहां पर होता है, लोवेस्ट पॉइंट पर। सबसे ज्यादा डोरी का टेंशन फोर्स, तनाव बल, ये ऑब्जेक्टिव है, तैयार कर लो, कहां पर होता है, लोवेस्ट पॉइंट पर। और कितना होता है, 6 mg। बिल्कुल सिंपल हो गया, रब कर दें इसको। ये सारी चीजें इन्हीं दोनों फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, कोई भी अगला पॉइंट आपको लेना हो ले सकते हो। तो क्या रिजल्ट आया बोलो, VA इज इक्वल टू रूट GL, ये G है, 9 ना समझ लेना। उसके बाद TA इज इक्वल टू 0, फिर क्या आया बोलो, VB इज इक्वल टू अंडर रूट 5 GL, TB इज इक्वल टू कितना आया बोलो, 6 mg। अब आप कह दो कि सर हम ये पॉइंट नहीं लेंगे, ये और ये वाला, ये A ये B, आप ये बताओ। तो बड़ा आसान है यार, कोई भी पॉइंट M कह दो, C कह दो, एनी1 कुछ भी कह दो, X कह दो। तो बोलो अब थीटा कितना हुआ, 90। तो अगर हम लोग बात करें एट पॉइंट X, बोलो थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, 90। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, VX और TX। कर लोगे ये सभी लोग। कोई भी पॉइंट आपको दे दिया जाए वर्टिकल सर्कल का, कोई भी पॉइंट अगर हमको गिवन हो, कोई भी पोजीशन हमको दी हो, तो वहां पर हम लोग वेलोसिटी एंड टेंशन फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया, नोट कर लें। तो आज बच्चों हम लोगों ने पूरा टॉपिक फिनिश किया। वर्टिकल सर्कल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे। तब तक आप लोग इनके नोट्स बनाकर इनको अच्छी तरह तैयार कर लें। घर में बैठे ना रहा करें, पढ़ाई किया करें। जितना ज़्यादा समय आप पढ़ाई में देंगे, जीवन में आप उतने ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और आगे चल के अपने कैरियर को बहुत अच्छा बनाएंगे, सक्सेस होंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो देखें, नोट्स बनाएं इसके अच्छी तरीके से, तैयारी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ में जितना ज़्यादा हो सके हर टॉपिक का रिवीजन करें, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। अब अगला नया वीडियो आपके लिए जो आएगा उसमें कुछ एनालिसिस सर्कुलर की हम लोग और करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पूरा सर्कुलर मैंने कवर अप किया है, आप लोग उसको बहुत अच्छी तरह तैयार करें जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। तो बस सब लोग अपना ख्याल रखें और लगातार इसी प्रकार अच्छे बच्चों की तरह तैयारी को करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।